हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं FT6 जो कि 7 दिसंबर को हुआ था। इसके अंदर जो कवर्ड अपने पास टॉपिक्स हैं, एक तो अपने पास है ठोस अवस्था दैट इज सॉलिड स्टेट, और दूसरा अपने पास है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स एंड पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री। तो इनके बारे में अपन जो आपके पास क्वेश्चंस आए थे FT6 के अंदर वो हम डिस्कस करने वाले हैं, कोड बी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया हुआ है आपको, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होती है। तो संकुलन क्षमता अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा कि हमने कैलकुलेट करा हुआ है, वो आती है कितनी, 68%। सो ये फैक्ट बेस अपने पास क्वेश्चन होता है, सीधा सीधा इसका आंसर हमें मार्क करना होता है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोल रखा है, इफ अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ a एंगस्ट्रॉम एंड द डायमीटर ऑफ मेटल एटम विल बी। अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पे बताया है एक धातु है FCC एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत होती है जिसकी कोर लंबाई आपको a एंगस्ट्रॉम दी गई है, तो धातु का परमाणु का व्यास क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं FCC के अंदर जो रिलेशन आपके पास होता है वो क्या रिलेशन होता है, √2a बराबर 4r, ये आपके पास रिलेशन होता है किसमें, जो अपने पास एज लेंथ होती है एंड रेडियस ऑफ द एटम के अंदर होती है। एज वी नो जो डायामीटर होता है किसी भी एटम का वो किसके बराबर होता है, 2r के बराबर, राइट। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 4r की जगह अगर हमें d की वैल्यू पुट करनी है तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट √2a बराबर क्या, 2 इंटू डी। डी क्या है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ द एटम। अगर यहाँ पर हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हमारे पास निकल के आएगा, दैट विल बी a/√2। ऊपर √2 है, यहाँ 2 है, तो भैया कैंसिल होगा तो क्या आएगा, a/√2, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास डायामीटर ऑफ द एटम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ध्यान रखें जो आपके पास यूनिट है एंगस्ट्रॉम है, तो a/√2 हमारे पास सेकेंड ऑप्शन मिलता है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 53। अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट x एंड y। इफ x फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड y ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हिंदी में अगर बात करें तो बताया गया है एक यौगिक दो तत्व x तथा y से बनता है। यदि x घनीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है तथा y 1/4 अष्टफलकीय रिक्तियां ग्रहण करता है तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि x कहां पर है, x अपने पास प्रेजेंट है CCP में। अगर x CCP के अंदर होगा तो इसके लिए z की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमें डायरेक्टली पता है। y की बात करें तो y कहां पर प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो हमारे पास टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, 4, बट कितने ऑक्यूपाई कर रहा है वाई एटम, 1/4 पार्ट, तो कितने अपने पास आ गए, 1। तो हमारे पास x के नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं कितने, 4, y के आ रहे हैं कितना, 1, एंड फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, x4y। कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पर करेक्ट लगता है, फोर्थ ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन बाय डोपिंग सिलिकॉन विद विच एलिमेंट। आपको यहाँ पर पूछा गया है सिलिकॉन को किस तत्व के साथ मिश्रित करने पर एन प्रकार का अर्धचालक हमें प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपको बनाना होता है तो वहां पर ग्रुप 15 के एलिमेंट को हमें क्या करना होता है, मिक्स करना होता है, राइट। तो यहाँ पर हमें ग्रुप 15 का कौन सा एलिमेंट नजर आ रहा है, एक ही नजर आ रहा है, दैट इज फॉस्फोरस। तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की। विच क्रिस्टलाइन कंपाउंड शो बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये जब हम डिफेक्ट्स पढ़ते हैं तो वहां पर बकायदा बताया भी जाता है
कि एकमात्र ऐसा कंपाउंड होता है जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों शो करता है। तो यहाँ पर कौन सा अपने पास आंसर आता है, AGBR, ये अपने पास करेक्ट आंसर होता है। डायरेक्टली हमें ये याद रखना होता है, सीधा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। एक आधे घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की प्रभावी संख्या क्या होगी। एज आपको पता होगा कि प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। SCC अपने पास होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अपने पास जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आठों कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो उसके लिए अगर हम Z दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर पर जो प्रेजेंट है, और हर कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8। तो यहाँ पर अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, उसके लिए 1। तो इसका मतलब अगर आप प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करेंगे तो वहां पर अपने पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं, 1। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इफ एन एलिमेंट X फॉर्म FCC क्यूबिक स्ट्रक्चर then the number of unit cell of X in 100 gram of the crystal atomic mass of X is 50 U, right। अब 50 U है तो आप उसे मोलर मास मान सकते हैं, 50 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले एक काम करें, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एलिमेंट जो भी दे रखा है उसके निकाल लें क्या, मोल। तो मोल कितने आएंगे यहाँ पर, 100 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना आ जाएगा, 50 ग्राम पर मोल। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितने मोल आ गए, 2 मोल। ठीक, हमारे पास कितने मोल आ गए यहाँ पर, 2 मोल। अब आपके पास 2 मोल अपने पास एक्स एटम के 2 मोल आ गए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स अगर हम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू Na दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब जब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, तो जो भी आपके पास यूनिट सेल का टाइप है उसके अंदर जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं दैट इज Z, उसको गिवन नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाता है। ठीक, तो सीधा हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज NX डिवाइडेड बाय Z दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो कितना हो गया अपने पास, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। Z FCC के लिए कितना होता है, 4। तो अगर हमारे पास ये हो गया 4 तो ये अपने पास कट गया 2 टाइम्स और यहाँ पर अपने पास आ गया 3.01। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हमारे पास कितनी आ गई, 3.01 इंटू 10⁻23। तो हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, इन अ फ्लोराइड स्ट्रक्चर ऑफ CaF2 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+। एज वी नो जो Ca2+ यहाँ पर होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर, वो कहाँ होता है, Ca2+ प्रेजेंट होता है हमारे पास FCC या बोल देते हैं CCP। और अगर CCP में प्रेजेंट होगा तो जो F- है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, F- हमारे पास प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। जब टेट्राहेड्रल वॉइड में ये प्रेजेंट होगा तो 8 फ्लोराइड आयन अपने पास होंगे जो कि Ca2+ को क्या कर रहे होंगे, घेर रहे होंगे, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर जो कैल्शियम आयन का आता है वो कितना आता है, वो आता है 8, राइट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, राइट। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के संदर्भ में गलत कथन अपने को पूछा गया है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, इनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हो तो वहां पर अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें क्या निकालना है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट बात करें, दे मेल्ट एट अ शार्प
एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। बिल्कुल, जब जब आप बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो उनका एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पर वो मेल्ट होते हैं, ठीक। ना तो उससे कम टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे, ना उससे ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड अगर हम बात करेंगे, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, हिंदी में बात करें तो ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। कैसे, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा जाए क्यों भाई ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये होते हैं एन आइसोट्रोपिक। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सॉलिड में चलते हैं तो वहां पर आपको उसकी प्रॉपर्टी कुछ और मिलेगी, वही प्रॉपर्टी अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो वो आती है क्या, डिफरेंट। तो इसी वजह से ये कभी भी कंपाउंड आइसोट्रोपिक नहीं होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। तो हमारे लिए करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन, राइट। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्या बता रखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, निम्न में से कौन सा एक से संयोजक या नेटवर्क ठोस है। तो यहां हम आंसर बताते हैं SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, वेल नॉन अपने पास नेटवर्क सॉलिड होता है, ठीक। ये हमें बकायदा लिखाया जाता है जब हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं नेटवर्क सॉलिड के, ठीक। तो वी मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, a metal forms BCC crystalline structure if the edge length of the unit cell of the crystal is 400 picometer then the density of the crystal will be, right। हमें यहाँ पर एटॉमिक मास दे रखा है मेटल का, Na की वैल्यू दे रखी है। हिंदी में एक बार अपन इसको देख लेते हैं। एक धातु BCC क्रिस्टलीय संरचना बनाता है यदि क्रिस्टल के एकक कोष्टिका की कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है तो क्रिस्टल का घनत्व होगा, जिसमें Na का मान दे रखा है अपने को और धातु का परमाणु भार दे रखा है, ठीक। तो यहां पर हम क्या करें, सबसे पहले जो घनत्व का अपने पास फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम देख लें, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, वेयर Z इज व्हाट, Z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 2, M एटॉमिक मास जो यहां पर अपने को गिवन है, A एज लेंथ एंड Na ये अपने पास होता है क्या, Na अपने पास एवोगाड्रो नंबर, ठीक। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 120, ये अपने पास मोलर मास। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एज लेंथ की, तो एज लेंथ हमें दे रखी है 400 पिकोमीटर, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाता है 10⁻⁻10, और 400 हमारे पास है तो इसको सीधा सीधा 4 इंटू 10⁻⁻8 उसका अपन कर देंगे क्या, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर अपने पास आ जाएगा। एन की वैल्यू अपने पास होती है 6 इंटू 10⁻, कितना 23, ठीक। तो ये वैल्यू अपने पास यहाँ पर निकल कर आती है। अब आप इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितने टाइम, 3 टाइम्स, राइट। ये कितने बार, 4 टाइम्स, और ये 0, ठीक। 10⁻, यहाँ पर कितना आएगा -24, यहाँ पर 10⁻ कितना है 23, तो अपने पास एक 10 बचेगा जो ऊपर चला जाएगा। तो मतलब 40 इंटू 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगे तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब आप इसको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया अपने पास 10, ये आ गया अपने पास 100 डिवाइडेड बाय क्या, 16, ठीक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जब 16 से आप 100 को डिवाइड करते हैं तो व्हाट यू विल गेट द वैल्यू 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट हम ध्यान रखें, मोलर मास जो हमने लिया है वो ग्राम में लिया है एंड ए जो हमने लिया है वो सेंटीमीटर में लिया था, राइट। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो यूनिट आ जाएगी 6.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो यह हमारे पास 61 क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में हमें क्या पूछा गया है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रति लो चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो हमें पता है सीधा सीधा ये फैक्ट बेस है,
हमें ये पता होना चाहिए MnO जो अपने पास कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, the NaCl crystal is doped with 10⁻⁻6 mole% of BaCl2, then the number of cationic vacancies in 1 mole of NaCl will be। NaCl क्रिस्टल 10⁻⁻6 मोल प्रतिशत BaCl2 के साथ अपमिश्रित किया जाता है, तो 1 मोल NaCl क्रिस्टल में धनायनीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जरा देख लें। सबसे पहले जो आपको मोल परसेंट दिया हुआ है उसको मोल में कन्वर्ट कर लें, बिकॉज हमें NaCl का कितना लेना है, 1 मोल लेना है, तो 1 मोल में कितना यहाँ पर BaCl2 ऐड करा होगा जरा वो देख लीजिए आप। तो वो कितना होगा, परसेंट में अगर हम बात करेंगे तो परसेंट में आपके पास कितना है 10⁻⁻6, तो एक्चुअल वैल्यू कितने आ जाएगी 1 के अंदर डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 100, तो आपके पास आ गया 10⁻⁸ मोल। क्या आ गया 10⁻⁸ मोल। तो इतना तो आपको क्या करा आपने BaCl2 ऐड करा। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है +1। अगर हम बेरियम की बात करेंगे तो इस पे कितना होता है चार्ज +2। अगर इस पे चार्ज +2 है तो इसका मतलब जब जब आपके पास एक बेरियम आएगा तो 2 सोडियम जाएंगे। दैट मीन्स जो आपके पास वैकेंसी होगी एक बेरियम को एंटर कराने पर एक वैकेंसी होगी। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ मोल्स आपने बेरियम आयन ऐड करे होंगे उतने मोल आपके पास क्या हो जाएगी, वैकेंसीज जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा वैकेंसीज के मोल लिख लेते हैं, कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज मोल, तो वो आ जाएंगे 10⁻⁸ मोल। ये मोल आ गए आपके पास किसके, वैकेंसी के। अब हमें वैकेंसी का क्या निकालना है, नंबर। तो नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हमें निकालना है तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, Na से, दैट इज 10⁻⁸ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻15। इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास जनरेट होंगी जब आप 10⁻⁻6 मोल % BaCl2 डॉप करते हैं, राइट। तो हमारा आंसर क्या दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर पॉइंट डिफेक्ट। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष बिंदु दोष होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट डिफेक्ट होते हैं और इनकी वजह से क्या होता है, लैटिस के पॉइंट से कोई एटम क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम बात करें, शॉर्टकी डिफेक्ट इज अ स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। बिल्कुल, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट ये दोनों ही डिफेक्ट स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। इनके होने की वजह से कंपाउंड की स्टाइक्योमेट्री कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है, राइट। तो ये भी अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज अ नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, तो बिल्कुल ये भी सही बात है, क्योंकि जैसे ही मेटल एक्सेस में होता है तो वहां पे स्टाइक्योमेट्री खराब हो जाती है और कंपाउंड की स्टाइक्योमेट्री आपकी बिल्कुल बदल जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। निम्नलिखित में से किसे विद्युत का उत्तम चालक माना जाता है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो सिल्वर आपके पास होता है मेटल, उसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा वो कंडक्टिविटी शो करता है, राइट। तो वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा हमें पता होना चाहिए, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 3 सिल्वर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल। धातु आधिक्य दोष में लिथियम का आधिक्य LiCl क्रिस्टल को किस रंग का बना देता है। तो हमें पता होगा कि जब आपके पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है तो वहां पर आपके पास जो एक फारबे सेंटर बनता है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि चार्ज को बैलेंस करने के काम में आता है,
उस सेंटर की वजह से कलर जो होता है कंपाउंड का वो कैसा हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। ठीक, तो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग कलर मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे LiCl के अंदर हमें कैसा कलर मिलता है, पिंक कलर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, फॉर टेट्राहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा, द्विसम लंबाश क्रिस्टल तंत्र के लिए अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा होंगे। तो अक्षीय कोण अगर हम बात करें या एक्सियल एंगल की बात करें अल्फा बीटा गामा, टेट्रागोनल के लिए हमारे पास अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर होते हैं एंड उनकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमारे पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा हमें पता होना चाहिए, राइट। आप लोगों ने पढ़ाई होगा CTOH RMT, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए आपके पास अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, ABC के अंदर क्या रिलेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर अपने पास रिलेशन आता है अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, रिएक्शन दे रखी है हमें 2x gives y if the concentration of x decreases from 0.2 mole per liter to 0.1 mole per liter in 50 minutes then the average rate of the reaction। तो सबसे पहले जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, वो आ रहे हैं x के। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन चेंज इन टाइम, ये आपको रेट किसकी देगा भाई, x की रेट देगा। तो क्या आ जाएगी आपके पास रेट, तो अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट है तो इसलिए आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो हमारे पास कितना आ गया 0.2 माइनस 0.1, ठीक। तो कितना आ जाएगा अपने पास 0.1 अपॉन 50, ठीक। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ -3 मोल पर लीटर पर मिनट। ये तो आई रेट ऑफ x। क्या हमसे x की रेट पूछिए, अगर आप देखेंगे तो आपसे क्या पूछिए, रेट, एवरेज रेट पूछिए टाइम इंटरवल के दौरान। तो यहाँ पर हमसे x की रेट नहीं पूछिए, आपसे रेट ऑफ द रिएक्शन पूछिए। अगर आप रेट ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, x की रेट जो होगी डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही होता है। तो अगर आप यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/2 इंटू रेट ऑफ x दैट इज 2 इंटू 10⁻³ कितना -3 मोल पर लीटर पर मिनट। तो यहां अगर हम बात करें क्या वैल्यू अपने पास निकल के आया एग्जैक्ट, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, राइट। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर द फिजिक्स ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक अधिशोषण के लिए कथन सही होगा। तो भौतिक अधिशोषण मतलब फिजिक्स ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन के लिए हम बात करते हैं इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये एक विशिष्ट प्रकृति का नहीं है, बिल्कुल सही बात है, राइट। क्योंकि जो केमिस्ट ऑप्शन होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस एक स्पेसिफिक सरफेस पर ही एड्सॉर्ब होता है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे फिजिकल बॉन्ड्स है, वैंडरवॉल्स फोर्सेस है, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वैंडरवॉल्स फोर्सेस, बिल्कुल सही, वैंडरवॉल्स फोर्सेस की वजह से ही ये अराइज होता है। इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो हमारे पास क्या पूछा गया है, करेक्ट। तो करेक्ट हमारे पास आ जाएंगे ए बी सी, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो हमारा ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द होमोजेनियस कैटालिसिस, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो भैया अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो करना क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ देख लीजिए कहां पर स्टेट सेम आ रही है, जो कैटलिस्ट है उसकी और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनकी। जहां पर स्टेट सेम आ जाए वो आपके पास होमोजेनियस कैटालिसिस।
तो यहाँ पर एक ही दिख रहा है, बाकी सब में तो आपको देखिए प्लेटिनम सॉलिड, यहाँ पे आयरन सॉलिड, यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड, बाकी सब गैसेस में, इधर गैसेस में, इधर गैसेस में। यहाँ पे एक्वस लिक्विड, एक्वस एक्वस, और ये जो अपने पास कैटलिस्ट है वो भी क्या है, लिक्विड। तो अपने पास एक ही चीज दिख रही है कि सारे के सारे लिक्विड स्टेट में, दैट मीन्स होमोजीनियस कैटालिसिस हमें कहाँ ऑब्जर्व होगा, फर्स्ट ऑप्शन में। दिख रहा है? तो और करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मेल इनकरेक्ट मैच? पेंट सोल होता है, बिल्कुल सही। स्मोक एरोसोल, करेक्ट। चीज फॉर्म, ये अपने को गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि चीज अगर आप बात करेंगे तो चीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल, जहां पर अपने पास डिस्पर्स फेज होता है लिक्विड, जो कि डिस्पर्स होता है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, सॉलिड के अंदर। तो जेल आपके पास वहां पे करेक्ट होता है, फॉर्म नहीं है, तो ये इनकरेक्टली मैच है, हैंस और करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज आर बराबर के ए रेस टू द पावर 1/2 बी रेस टू द पावर 1/2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया के लिए वेग नियम दे रखा है कि ए की घात 1/2 बी की घात 1/2, तो अभिक्रिया की अपने को समग्र कोटि पूछी गई है। तो भैया अपने को ओवरऑल ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, जो पावर्स है उनका सम कर दे, और जो अपने पास वैल्यू आएगी वही क्या आएगी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो ओवरऑल ऑर्डर अपने पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर अपने पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, कितना आ गया 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो अगर आप द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ले रहे हैं तो उसका आपने को वेग नियतांक का मात्रक बताना है। तो आपको पता होगा हम क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर, उसकी पावर कितनी होती है 1 - n, राइट, और सेकंड इनवर्स, ये आपके पास जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट होती है। तो अगर हम बोल रहे हैं ऑर्डर अपने पास क्या है 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ पर अपने पास यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ पुट करेंगे तो मोल पर लीटर की पावर कितनी -1, और -1 का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन वैल्यू फॉर द सोप, साबुन के लिए क्रांतिक मिसेल सांद्रता का मान क्या होता है। अब ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए इसकी वैल्यू 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। ये हमारे पास क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन होती है फॉर सोप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला आपने को दे रखा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, किसी भी अभिक्रिया के लिए कोटि एक प्रायोगिक मात्रा होती है, बिल्कुल सही बात है। आप ऑर्डर कभी भी किसी रिएक्शन को उसकी इक्वेशन देख के नहीं निकाल सकते, आपको प्रैक्टिकली ही उसे कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर, बिल्कुल। यहाँ पर जब आप एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं इसका मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो जो उसके मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो स्टाइकियोमेट्री के बराबर होती है, एंड वही उसके ऑर्डर के भी बराबर होती है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शन, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऑर्डर जो होता है आपने जैसे देखा होगा वहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फ्रैक्शनल भी आता है, होल नंबर भी आता है, जीरो भी आता है, नेगेटिव भी आता है, तो सारी वैल्यूज पॉसिबल है ऑर्डर की, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो चुका है, इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या मिलेगा हमें, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अ ग्राफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में आपके पास ग्राफ दिया गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है क्या, द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का ढाल क्या होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता होगा जो रिलेशन हमने डिराइव करा है AT बराबर A0 माइनस KT, where AT is the
कंसंट्रेशन एट गिवन टाइम टी, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, के रेट कांस्टेंट एंड टी टाइम। तो अगर इनके बीच में गिवन कंसंट्रेशन पर हम टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा, जरा देखें इसको। तो वाई एक्सिस पे तो हम ले रहे हैं क्या, कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम। तो उसके मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास स्लोप, एंड जो यहाँ पर एडिशन में बचता है वो क्या हो जाता है अपने पास, इंटरसेप्ट। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन स्टार्टेड फ्रॉम इंटरसेप्ट, और जो की वैल्यू है कितना, ए नोट। यहाँ पर आर नोट माना गया तो हम यही बोलेंगे आर नोट है, ठीक। फिर स्लोप की बात करें तो स्लोप अपने पास क्या आ रहा है, नेगेटिव, ठीक। तो इसका भी स्लोप नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जो उसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे पास माइनस के, दिख रही है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी माइनस के। तो थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कौन सी इक्वेशन के लिए, कौन सी रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी पावर कितनी होती है, जीरो होती है, राइट। दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 77, 78, नेक्स्ट बात करते हैं हम। द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.93 मिनट, देन इट्स रेट कांस्टेंट विल बी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 6.93 मिनट है, तो इसका वेग नियतांक क्या होगा। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पता होगा के और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। ये वैल्यू हमें पता होती है, डायरेक्ट वैल्यू हमें पता होती है, राइट, फॉर्मूला है ये। तो अगर हम यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम वैल्यू रख दें तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 6.93, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 मिनट इनवर्स, ये यूनिट होती है इसकी, राइट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, एक रिएक्शन हमें गिवन है 2A2 गैस प्लस हाफ B2 गैस गिव्स हाफ C2 गैस प्लस D2 गैस। तो बोला है रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन, तो अभिक्रिया के लिए वेग का व्यंजक क्या होगा। तो एक काम करते हैं अपन सबकी जो रिलेशन आते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ वो रिलेशन अपन लिख लेते हैं। तो ROR बराबर, अगर A के लिए निकालेंगे तो माइनस ऑफ DA2 बाय DT, और आगे मल्टीप्लाई कौन होगा, उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवीजन में होगा, दैट इज 1/2। ये बराबर होता है किसके, अब माइनस का आपके पास आएगा DB2 बाय DT, और आगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवीजन में जाएगा, तो 1/2 वैल्यू है। तो 1/2 वैल्यू अगर डिवीजन में जाएगी तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऊपर घूम के 2 आ जाएगा। थर्ड, अब प्रोडक्ट आ रहा है तो अपने पास क्या आ जाएगा प्लस का, DC2 बाय DT, राइट। और इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही 1/2 है, डिवाइड होगा, कहाँ घूम के आ जाएगा, ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अपने पास आता है D2, तो यहाँ पे हो जाएगा D2 बाय DT, राइट। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो वही वैल्यू रह जाएगी। तो अब जरा चेक करें हम किससे मैच कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन हमें मैच करता हुआ दिख रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज फोर्थ ऑप्शन 2DC2 बाय DT। तो देख लीजिए यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 हम बात करें तो बता रखा है फॉर अ रिएक्शन विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड, then the temperature is increased from 10 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस, then the rate of reaction will be। एक अभिक्रिया के लिए ताप में प्रति 10 डिग्री की वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग 2 गुना हो जाता है,
यदि ताप को 10 डिग्री से बढ़ाकर 40 डिग्री कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आपने देखा होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट आता है K2/K1, सीधा रिलेशन हम लिखते हैं उनका, वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बराबर होता है, राइट। और उसकी जो पावर होती है दैट इज डेल्टा T/10, दैट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन 10। ये अपन ने अपने लिए फॉर्मूला बना रखा है जिससे हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकें। जितना रेशो आपके पास रेट कांस्टेंट का आता है उतना ही रेट का रेशो आता है, ठीक। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, R2/R1, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें टेम्परेचर कोएफिशिएंट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस के लिए डबल हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2, पढ़ा हुआ है हमने, राइट। डेल्टा टी 40 डिग्री से 10 डिग्री से 40 डिग्री कितना डिफरेंस आया 30, उसकी पावर डिवाइड बाय क्या 10, तो 2 की पावर कितनी आ रही है 3। अब 2 की पावर 3 इसका मतलब कितनी हो गई 8। दैट मीन्स जो रेट का रेशियो आ रहा है वो 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रेट आपकी कितने टाइम्स हो चुकी है 8 टाइम्स हो चुकी है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सी एक छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, राइट। तो आपको पता होगा कि जब आप एस्टर जो है यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट रिएक्शन के अंदर CH3COO C2H5 उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हो, मतलब एस्टर को वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करते हो, तो वो भी एक क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक। और जो अपने पास सुक्रोज होता है उसका जब आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो वो भी अपने पास क्या होती है एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ए भी आपके पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बी भी आपके पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट, बट सी आपके पास स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव चार्ज सोल। तो आपको पता होगा मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स आर पॉजिटिव, मेटल सोल्स आर नेगेटिव। तो यहाँ पे कॉपर सोल दे रखी है, गोल्ड सोल दे रखी है, जिलेटिन आपके पास ऑर्गेनिक सोल है, ठीक है, जो कि क्या होती है नेगेटिव होती है, राइट। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड सोल है, दैट विल बी व्हाट पॉजिटिव, ठीक। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, अ कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज, एक उत्प्रेरक परिवर्तित नहीं कर सकता किसको, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। भाई एक्टिवेशन एनर्जी तो ही चेंज करता है तभी जाके तो अपनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है फास्ट। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पे पड़ता है, ये हम मेंशन करते हैं जब हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट में। पाथ ऑफ द रिएक्शन, तो पाथ ऑफ द रिएक्शन को भी वो चेंज करता है तभी तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है चेंज। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, हाँ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है, राइट। अगर आप कैटलिस्ट डालें या ना डालें एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल ऑलवेज रिमेन सेम, तो इट विल नॉट चेंज बाय द कैटलिस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, which of the following ion has the highest flocculating power for the coagulation of positive charge सोल। धनावेशित सोल के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से किस आयन की उन्नयन क्षमता अधिकतम है। ध्यान रखिए यहाँ पर फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू नहीं पूछा है, फ्लोक्यूलेटिंग पावर पूछा है, और पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके चार्ज के, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा उसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज सोल को क्या करना है, प्रेसिपिटेट करना है, तो उसके लिए हमें नेगेटिव चार्ज को देखना होगा कहाँ सबसे ज्यादा आ रहा है। तो कहाँ सबसे ज्यादा मिल रहा है अपने को, फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, तो उसी की फ्लोक्यूलेटिंग पावर क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल रेंज बिटवीन, तो उसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, और 1000 नैनोमीटर का होता है 10⁻⁶ मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 86, करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटिंग फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है, पहले उसका अपन रिलेशन लिख लें,
एक्स बाई एम बराबर के पी रेस टू द पावर 1/n। अब सपोज अगर आपने इसका लॉग ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग एक्स बाई एम और ये बराबर होगा किसके, लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। क्योंकि हमें यहाँ पर ग्राफ log x बाई एम वर्सेज log p पूछा है, इसलिए अपने को यहाँ log लेके के पहले इक्वेशन डिराइव करना थी। अब log x बाई एम हमने कौन सी एक्सेस पे लिया, y एक्सेस पे, तो ये हो गया y। log p हमने लिया है x एक्सेस पे, तो ये हो गया अपने पास क्या, x, उसके मल्टीप्लीकेशन में m, और ये अपने पास क्या, इंटरसेप्ट। तो जरा देखें y बराबर एम एक्स प्लस सी, अगेन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्टार्टेड फ्रॉम इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट और स्टार्टेड फ्रॉम इंटरसेप्ट है और आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन तो केवल एक ही अपने को दिख रहा है, कौन सा ग्राफ दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन। तो सीधा सीधा अपन यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 अगर हमसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। लायोफिलिक कोलॉइड्स आर इरिवर्सिबल सोल whereas लायोफोबिक कोलॉइड्स आर रिवर्सिबल सोल। लायो द्रव रागी कोलॉइड अनुत्क्रमणीय सोल होती है, जबकि द्रव विरागी कोलॉइड उत्क्रमणीय सोल होती है। तो ये तो बिल्कुल आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, लायोफिलिक सोल जो होती है वो हमेशा रिवर्सिबल होती है, जबकि लायोफोबिक सोल हमेशा इरिवर्सिबल होती है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट जरा पढ़े, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर रिवर्सिबल सोल whereas लायोफोबिक कोलॉइड्स आर इरिवर्सिबल सोल। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है कि द्रव रागी कोलॉइड उत्क्रमणीय सोल होती है, जबकि द्रव विरागी कोलॉइड अनुत्क्रमणीय सोल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 88, which property of the colloidal solution depend upon the charge of the colloidal particle। colloidal particle अगर हम बात करें कोलोइडी विलयन का, कौन सा गुणधर्म कोलोइडी कण के आवेश पर निर्भर करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं करता, कोएगुलेशन बिल्कुल चार्ज पर ही डिपेंड करता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा राइट उतना रिपल्शन होगा, जितना रिपल्शन होगा उतना स्टेबल रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर आपको कोएगुलेशन कराना है तो हमेशा चार्ज को देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का चार्ज अपने पास है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, फॉर रिएक्शन रेट बराबर के ए रेस टू द पावर 2 बी रेस टू द पावर 1/2 व्हेन बी इज टेकन इज इन एक्सेस देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जब आप किसी भी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं जो कि रेट लॉ में प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट क्या मानते हैं हम, कांस्टेंट। तो इसका मतलब बी की जो वैल्यू है उस पर रेट डिपेंड नहीं कर रही होगी, क्योंकि बाय द टाइम उसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं, राइट। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन मानते हैं। तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास अब कौन सा चल रहा है, के ए रेस टू द पावर कितना 2, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा इस बार हमारे पास 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90, इफ on increasing the temperature from 310 Kelvin to 320 Kelvin, the rate of reaction get doubles, then the activation energy of the reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है, इसका मतलब रेशियो जो है K2/K1 ये कितना दिया हुआ है अपने को 2/1। और अगर ऐसा अपने पास दे रखा है तो हमारे पास इक्वेशन आती है, तो वो इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं, आरएनएस इक्वेशन ln K2/K1 बराबर EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये वैल्यू आएगी। अब K2/K1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ln अपने पास हो गया 2। हमें निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वैल्यू सारी की सारी ले जाइए, R अगर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक, तो ये R हो जाएगा बराबर T2 माइनस T1, कितना डिफरेंस आ रहा है 10, और 310 एंड 320 इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है कितनी 9920। ठीक,
बचा क्या रहेगा यहाँ पर, ई ए। अब जरा निकाल लीजिए ई ए वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, एक जीरो और यहाँ पर अपने पास आएगा, ठीक। तो अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ई ए की वैल्यू क्या आ गई, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो ई ए बराबर हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 9920 आर एल एन 2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द एंजाइम विच इज यूज्ड इन द रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दे रही है ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट करा किसमें, इथाइल अल्कोहल और CO2 के अंदर। और इसका जो आपके पास एंजाइम होता है वो एंजाइम कौन सा होता है, ये अपने से पूछा है। तो डायरेक्ट अपने को ये पता होना चाहिए, जाइमस अपने पास एंजाइम होता है, ये अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात करते हैं। 50% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 6.93 मिनट, देन 75% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50% 6.93 मिनट के अंदर पूर्ण हो जाती है, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, आपको टी हाफ गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है 50% कंप्लीशन का मतलब। तो हमें क्या पूछा है भैया, टी 75% एंड रिलेशन आपने पढ़ा है, टी 75% क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो अगर 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है तो हम क्या करें, टी हाफ को मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 6.93, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 13.86 मिनट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो इसको हम मार्क कर देते पहले, राइट। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस। किसी ठोस सतह पर एक गैस के अधिशोषण के लिए निम्न में से कौन सा व्यंजक या कौन से व्यंजक सही है। जब एड्सॉर्प्शन आपको पता है होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, तो पहला है जो अपने पास रिलेशन दे रखा है वो करेक्ट दे रखा है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव लेस देन 0। दूसरा, ये जो अपने पास होता है क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है, तो एंथैल्पी भी क्या होती है भैया, रिलीज, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ये भी सही है। तीसरा, डेल्टा एस लेस देन 0, तो जब एड्सॉर्प्शन अपने पास होता है तो आपको पता होगा यहाँ पर कि जो गैसेस होती हैं वो सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रही हैं, तो उनका जो फ्री मूवमेंट है वो क्या हो गया, कम। अब अगर फ्री मूवमेंट कम हो गया तो वहां पे उनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम, तो डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव, तो ये भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो अपने पास कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है, तीनों के तीनों, तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट रेडिली एड्सॉर्ब ऑन द एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल पे अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस दे रखी हैं और वहां पे एड्सॉर्प्शन का पूछा है कि भाई सबसे ज्यादा रेडिली कौन एड्सॉर्ब होगा, तो सिंपल सा काम है, ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए वैन डर वाल कांस्टेंट, जिसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं O2 H2 HeCO2 के अंदर CO2 का एड्सॉर्प्शन ए की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इट विल रेडिली एड्सॉर्ब ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 95, फॉर द केमिकल रिएक्शन द रेट लॉ इज, रेट अपने को दे रखी है k x raised to the power 3, if the concentration of x is tripled then the rate will become। एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग नियम अपने को दे रखा है कि x की घात 3, यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाती है तो वेग कितने गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर R2/R1 इसकी बात कर लेते हैं, राइट। अब रेट कांस्टेंट तो अपने पास सेम रहेगा तो ये अपने पास चेंज होगा नहीं, तो अपन ने फाइनल में कंसंट्रेशन कितने कर दी, 3 टाइम्स, तो वहां पर उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन अपने पास कितनी थी x, उसकी पावर कितनी 3। अब ये अपने पास कट गया, 3 का क्यूब कितना हो गया 27,
तो हमें जो रेट मिलेगी वो 27 टाइम्स मिलेगी फ्रॉम द इनिशियल। ठीक, ये अपन ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 96 की। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट के एंड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आरएनएस इक्वेशन हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला होता है के बराबर क्या होता है, ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये अपने पास रिलेशन होता है एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट के में। तो कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है, हमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है। ठीक, बात करें क्वेश्चन नंबर 97। फॉर अ रिएक्शन इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज x किलोजूल पर मोल while enthalpy of the reaction is y kilojoule per mole then the activation energy of the backward direction reaction। जब आपके पास एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए बोला जाए, राइट, और विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो सीधा सा फॉर्मूला है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। तो हमें दे रखा है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, हमें दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की, हमें क्या निकालनी है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की। तो ई ए अपने को निकालना है बी, तो ई ए बी क्या हो जाएगा, ई ए बी विल बी ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। जरा वैल्यूज पुट कर दे यहाँ पर। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की दे रखी है x किलो जूल और एक्टिवेशन एनर्जी अपने एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन अपने को दे रखी है कितनी, y किलो जूल। तो x माइनस वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। तो यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट बेटा, थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल। क्या है कथन नंबर 1, कोलोइडी कणों के स्थायित्व के निर्धारण में जीटा विभव का मापन उपयोगी होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जीटा पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी कोलोइडल की उतनी ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली वो यूजफुल है स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइड के चेक करने में, मेजर करने में। स्टेटमेंट 2, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस colloidal particles moves towards oppositely charged electrode get discharged and precipitated। कथन 2 यहां पर दे रखा है, विद्युत कण संचलन के दौरान कोलोइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं जहां से निरावेशित होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। इन विच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो प्रारंभिक सांद्रता मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं करता है। वो कौन सी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसमें हम लिखते भी हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। फॉर द केमिकल रिएक्शन P gives Q, rate of the reaction is doubled when the concentration of P is doubled, then the order of the reaction। एक रासायनिक अभिक्रिया P परिवर्तित हो रहा है Q के लिए जब P की सांद्रता को 2 गुनी कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि पूछी है। तो ऐसे में आपको ध्यान क्या रखना है, ये देखना है हमने कंसंट्रेशन को कितने टाइम्स करा है। आपने जितने टाइम्स कंसंट्रेशन करी है अगर रेट भी उतने टाइम्स हो रही है तो इसका मतलब उसकी जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा वो कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो यहां पर चेक कर लीजिए, डबल करने पर रेट भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। दैट मीन्स हमारे लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप आप सब इन सॉल्यूशंस को एक बार देखेंगे और उसके बाद जो जो आपने मिस्टेक्स करी है उनको आप सही से करके वापस सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को, राइट।
तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।